हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस पीवाईक्यू। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेल चैप्टर से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर होता है, जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, उनके बेसिस पे थ्योरी क्लास लेके आया हूं। आपको पता होगा कि हम लेक्चर 10 तक सेल चैप्टर का पिछले साल का जितना सारा क्वेश्चन पूछा था उसका मैं सारा करा दिया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 10 तक मैंने सिर्फ सेल चैप्टर का कराया है, और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं सेल चैप्टर का थ्योरी क्लासेस लाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पसंद आएगा। जो बच्चे नए आए होंगे उनसे मेरा निवेदन होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट 1 से देखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम 2026 में होने वाला है उस सब पिछले साल का क्वेश्चंस का ही कवर करता है, रेलवे और एसएससी दोनों। तो अगर आप पिछले साल का भी करके जाते हैं तो आपका 50% मान के चलिए कि आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको एक अनुमान लगेगा कि रेलवे और एसएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। तो अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट 10 तक करा दिया हूं, उसके बाद मेरा सेल का जितना प्रैक्टिस सेट था खत्म हो गया है। तो एक थ्योरी क्लास मैंने बोला था वही मैं लेके आज आया हूं। ठीक है, तो कोशिका सेल से महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, यहाँ पे ध्यान से समझना है एकदम। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं रहेगा, ये मेरा थ्योरी बेसिस क्लासेस रहेगा। मैंने ऑब्जेक्टिव इसका करा दिया हूं, उसके बाद मैंने बोला था कि तुम लोग को मैं थ्योरी क्लास लेके आऊंगा। जो बच्चा पहले से जुड़ते आ रहा होगा उनको सब पता होगा यहाँ पे। तो ध्यान से समझना है, चूंकि आपका ये थ्योरी क्लास है तो कोशिश करना अच्छा से सुनने का, और यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ही याद कर लेना उसको। देखो, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट होती है। सही बात है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने, किसने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए। उन्होंने इसे कोशिका कहा। ये कॉर्क सुबर यानी ओक नामक वृक्ष से प्राप्त हुआ था। देखो ध्यान से समझना कि जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कोशिका बोला जाता है। कोशिका की खोज कौन किया था? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा था। कॉर्क एक प्रकार का वृक्ष होता है, ठीक है। उसी को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, ठीक है। इन्हें उन्होंने कोशिका कहा था। यही जो चैम्बर दिखाई दिए थे इन्होंने इसे कोशिका कहा था। ये जो चैम्बर ये जहां से देखे गए थे वो कॉर्क सुब्बर यानी ओक नामक पेड़ से प्राप्त हुए थे। उस पेड़ का नाम क्या था? तो ओक नामक पेड़ था। इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन से पेड़ के छाल से कोशिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया था, यानी ओक पर। ओक नामक वृक्ष से आपको यहाँ पे कोशिका के चैम्बर को दिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 2-3 बनेगा, जैसे कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इस पॉइंट को याद रखना है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद किस वृक्ष से किया था? तो ओक नामक वृक्ष था, ठीक है। ओक नामक आपका ये वृक्ष था यानी पेड़ था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स ध्यान से समझना कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की अवलोकन किया था। जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज 1665 में किया था वो कैसा कोशिका था? तो निर्जीव कोशिका था, यानी नॉन लिविंग सेल था। और वहीं अगर तुमसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है तो एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। एबी लेवेनहॉक, एंटनी वेन लेवेनहॉक, थोड़ा सा नाम पढ़ने में मेरे से गलती हो गया, सॉरी। तो जो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटनी वेन लीवेनहॉक ने किया था, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ देगा तुमसे कि जो रॉबर्ट कोशिका खोज किए थे वो कैसा कोशिका की खोज किए थे? तो वो नॉन लिविंग सेल था, यानी निर्जीव कोशिका का खोज किए थे। किससे किए थे? तो ओक नामक वृक्ष से। ओक नामक ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किए थे। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। रॉबर्ट हुक निर्जीव कोशिका की खोज किए थे। वही तुम्हारा एबी एंटनी वैन लीवेनहॉक, एबी का फुल फॉर्म एंटनी वैन लीवेनहॉक जो थे वो जीवित कोशिका के खोज किए थे, ठीक है। जीवित कोशिका के खोज किए थे तालाब के पानी से, तालाब के पानी से, ठीक है, जीवित कोशिका।
एंटनी वैन लीवेनहॉक खोज किए थे, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपको वहां पे एंटनी वैन लीवेनहॉक मारना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चूंकि आज ये मेरा थ्योरी क्लास है तो हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बिना किसी देरी के एकदम आराम से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट 10 तक पहले करा दिया हूं, और जो बच्चा पहले से जुड़ते आ रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि जितना यहाँ पे मैं कराया जा रहा हूँ सब वहां पे ऑप्शंस में तुम लोग को मैं सारा वहां पे इसका छोटा छोटा पार्ट्स करके वहां पे मैं दे दिया हूँ, ठीक ना। ये सब मेरा पढ़ाया हुआ पहले से है, लेकिन मैं एक बोला था आप लोगों से कि मैं थ्योरी क्लास लेके आऊंगा, और वही मैं लेके आया हूँ। फिर उसके बाद अगला चैप्टर मेरा टीसीयू स्टार्ट होगा। पहले टीसीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद टीसीयू से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं उन्हें थ्योरी के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सबसे छोटी कोशिका पूछा, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। वहीं सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका जो 170 mm मल्टीप्लाई ऑफ 135 mm, इसका जो व्यास होता है 170 mm मल्टीप्लाई ऑफ 135 mm, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होता है 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाई ऑफ 135 मिलीमीटर, सबसे इसका अंडा होता है ये, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद देखिए हम लोग शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, इसको ध्यान रखना है। और पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है, ठीक है। वहीं अगर महिला के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बात करें तो आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, महिला के शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना वीडियो के माध्यम से ही समझ लेना, क्योंकि ये सब मैंने बता दिया हो। जो प्रैक्टिस सेट 10 तक देखा होगा उसको सब पता चल रहा होगा, इसीलिए मैं जो नए आए होंगे उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप जाके प्रैक्टिस सेट 1 से देखें। अगला अगला देखेंगे हम लोग, कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन, कोशिका का आकार किस में मापा जाता है, तो माइक्रोमीटर में मापा जाता है। वहीं अगर कुछ कोशिका का आकार बदलता रहता है, जैसे अमीबा तथा मनुष्य, याद रखना है कुछ कोशिका का आकार जो है वो बदलते रहता है, जैसे अमीबा का आकार बदलते रहता है, और वहीं मनुष्य की डब्ल्यूबीसी की कोशिका का आकार निश्चित नहीं होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पॉइंट को थोड़ा नोट कीजिएगा। क्या बोल रहा है, कुछ कोशिका का आकार बदलता रहता है, जैसे अमीबा तथा मनुष्य की डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। कुछ कोशिका का आकार तो बदलता है, लेकिन अमीबा तथा मनुष्य की डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो अगला, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द क्या है, कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द कोशिका अंगक, पूछा जा चुका है ये कि कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए कौन सा शब्द है, तो कोशिका अंगक है, ठीक है। अगला एक यहाँ पे नोट्स देंगे, पूरे शरीर में, यहाँ पे स होगा, पूरे शरीर में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन रक्त के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। याद रखना है पूरे शरीर में केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन रक्त के आरबीसी में, यानी आरबीसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, कमेंट करना। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी और एक आरबीसी। तो यही आरबीसी का ये बात कर रहा है कि पूरे शरीर के कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन रक्त के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा तुमसे कि आरबीसी कहां नहीं पाया जाता है। आरबीसी नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तुमसे, निम्न में से केंद्रक कहां नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त के जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन तुमसे कर देगा कि रक्त केंद्रक कहां नहीं पाया जाता है, निम्न में से केंद्रक कहां नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आरबीसी होगा। तो आपको पता होगा कि
आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अपवाद में ऊंट और खच्चर, याद रखेंगे, अपवाद में ऊंट और खच्चर है। ऊंट और खच्चर के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ऊंट और खच्चर के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, इस पॉइंट्स को, नोट वाले पॉइंट्स को एकदम काफी इंपोर्टेंट मार्क करना। अगला कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका दो प्रकार की होती है। ठीक, कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला आपका प्रोकैरियोटिक, जिसको अकेंद्रकीय कोशिका के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका यूकैरियोटिक, जिसको सुकेंद्रीय कोशिका के नाम से आपका जाना जाता है। वहीं अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, और पादप और जंतु कोशिका यूकैरियोटिक के उदाहरण है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम्स होता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम्स होता है। अभी मैं आगे इसको लेके आऊंगा, इसी वीडियो में है, आगे है। प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। देखो मैं यहाँ पे एकदम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया हूँ, एकदम एकदम एनसीईआरटी से इसको कॉपी कर लिया हूँ डायरेक्ट, एकदम जो एनसीईआरटी से एकदम यहाँ पे मैं डायरेक्ट पिकअप करके लाया हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करके तुम लोग का थ्योरी क्लास लाया हूँ। ठीक है, एक विश्वास के साथ तुम लोग जोड़ो। आप लोग का ग्रुप डी का, ठीक है, ग्रुप डी का अभी जिस हिसाब से रेलवे कैलेंडर जारी किया है, तो ग्रुप डी का जो फॉर्म आएगा वो अक्टूबर आपका 2026 में आने वाला है। यानी अभी आपके पास 7 से 8 मंथ का आपका पास टाइम है। आप चाहो तो अच्छा से मेहनत कर सकते हो। और साइंस करीब आपका ग्रुप डी में कितना नंबर का होता है, तो साइंस आपका 25 नंबर का होता है। 25 में से अगर मैक्सिमम 23 भी सही कर दोगे तो कट ऑफ के बहुत नजदीक हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है, अभी भी आपके पास 7 से 8 महीना टाइम है। और रेलवे बोला है अक्टूबर 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, 2027 में इसका एग्जाम होगा। तो करीब आपके पास अभी मोटा मोटी मिलाकर चल तो 1 साल का टाइम है। आप अपने आप को बना लो या बिगाड़ लो, वो फिर आपके हाथ में है। ठीक है, चलिए तो अगला हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य यानी सेमी पेरिबल होती है। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कोशिका झिल्ली जो होती है अर्ध पारगम्य यानी सेमी पेरिबल होती है। यह पदार्थों के अंदर बाहर जाने वाले को नियंत्रण करती है। जो कोशिका झिल्ली का मेन वर्क होता है, ये अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है और हानिकारक पदार्थ को अंदर नहीं जाने देती है ये। ठीक है, अगर विशरण, डिफ्यूजन और परासरण इसी से संबंधित है। विशरण और परासरण इसी से संबंधित है। ठीक है, किससे? कोशिका झिल्ली से। इंग्लिश नाम भी याद रखना, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली का एक और नाम कोशिका कला होता है, मैंने बताया हुआ था ये प्रैक्टिस सेट में, कोशिका कला, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और यह सेलुलोज से बनी होती है। मैंने बताया था कल के लेक्चर में ही, मैं बताया हूँ प्रैक्टिस सेट 10 में बताया हूँ कि जो कोशिका भित्ति होती है उसका सेलुलोज का बना होता है, और कवक का किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। जीवाणु का पेप्टिग्लाइकोन से बना होता है, और शैवाल का भी सेलुलोज से बना होता है। मैंने ये सब बता दिया हूँ। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु का पेप्टिग्लाइकोन से, शैवाल का सेलुलोज से। ठीक, और यहाँ पे अगला है, यह कोशिका को कठोरता और सुरक्षा प्रदान करती है। यह सबसे बाहरी आवरण होती है पदार्थ की कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके बाद हम लोग नाभिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र इसे माना जाता है। कोशिका का मस्तिष्क भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क भी बोल सकते हो, और कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक ही होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। डीएनए आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक गुणों का कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। आपका गुण आपके माता पिता से बहुत मैच करता होगा, और आपका गुण आपके संतान, जो आने वाले संतान होंगे, उनसे भी मैच करेगा। तो ये कैसे होता है? डीएनए की वजह से होता है, जिसको आनुवांशिक गुणों को नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो नाभिक करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यह जेल जैसा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म जो है जेल जैसा पदार्थ होता है। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में सभी कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ कोशिकांग के बारे में देख लेते हैं, यानी ऑर्गेनेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक पॉइंट लिखना, हालांकि मैं बता दिया हूं कि इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए। ठीक है, तो इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी का निर्माण करता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ध्यान रखना है। राइबोसोम्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रोटीन निर्माण का स्थल है, प्रोटीन निर्माण का स्थल कहां पे होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइबोसोम को। उसी प्रकार से हम लोग एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं, जिसको शॉर्ट नेम ईआर, हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका बोलते हैं इसको। तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो रफ वाला जो होता है ये राइबोसोम युक्त होता है, मतलब इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं, और वही जो स्मूथ यानी जो चिकना होता है वो वसा और लिपिड के निर्माण में सहायक होते हैं। हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा से बताया हुआ है। ठीक है, तो फिर भी मैं छोटा हल्का फुल्का यहाँ पे तुम लोग को कवर करा दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग का एक रिवाइज हो जाए। ठीक ना, इसी थ्योरी का मेन लाने का उद्देश्य यही है। हालांकि ये सब चीज मैं बता दिया हूँ, टोटल ए टू जेड आपका जो प्रैक्टिस 10 तक हुआ है आपका सब मैं बता दिया हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा रिवाइज के तौर पे तुम लोग यहाँ पे देख लो, ताकि एग्जाम से पहले जाओगे तो अगर इसको पढ़ लोगे तो पिछले वाला सब रिवाइज हो जाएगा तुमको। अगला है तुम्हारा, यह कोशिका में ट्रांसपोर्टेंस सिस्टम की तरह कार्य करता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि कोशिका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कौन काम करता है? तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम काम करता है, यानी अंतःप्रदवी जालिका हिंदी में इसको बोला जाता है। उसी प्रकार से अगला हम लोग ऑर्गेनेल्स देखें तो मेरा है गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी बॉडी इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो पदार्थों के पैकेजिंग और स्राव का काम है, कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। पदार्थों का पैकेजिंग और स्राव का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसको यहाँ नोट लिखना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को ही बोला जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो आत्महत्या के थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल जिसको हिंदी में रसधानी बोला जाता है, इसके बारे में देखें तो पादप कोशिका में ये बहुत बड़ा होता है, जल और पदार्थों का भंडारण करता है वैक्यूल्स। ठीक है, अगला अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो थोड़ा सा देख लेना, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो नाभिक में होता है। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आत्महत्या के थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट से संपन्न होता है। ठीक है, जिसके जिसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, ध्यान रखना है इसको। अगला कोशिका सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? यानी सेल थ्योरी। तो खोज और वैज्ञानिक, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। कौन किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें संशोधन किया था। बाद में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें संशोधन किया था। तो कोशिका के सिद्धांत का जो मुख्य कथन है, ध्यान से समझेंगे, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। ये साइंटिस्ट लोग बोले थे, मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान बोले थे कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से ही बने होते हैं। उसके बाद कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, अगला पॉइंट, सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिका से बनी होती हैं। ये इनका जो मेन थ्योरी था, इनका जो थ्योरी का पर्पस था ये था कि सभी जीव जो होते हैं, चाहे पृथ्वी पर जितने सारे जीव हैं, अगर उनमें जीवन है तो सभी कोशिका से ही बने होंगे, और सभी पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही बने होंगे, मतलब सभी किसी न किसी कोशिका से ही मिलकर बने होंगे। ये अपना थ्योरी में ये स्पष्ट किए थे। उसके बाद रुडोल्फ विर्चो क्या बोले थे? एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ओमिनिस सेलुला इज सेलुला। किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। ओमिनिस सेलुला ए सेलुला किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थात हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से मिलकर बनती है। ओमिनिस सेलुला इज सेलुला किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो। इसका क्या मतलब होता है? हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनी होती है। अगर एग्जाम फैक्ट की बात करें तो ध्यान से समझना, पौधों के लिए सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन ने दिया था। और जानवरों के लिए सिद्धांत स्वान ने दिया था। ठीक है, जानवरों के लिए सिद्धांत कौन दिया था? स्वान ने दिया था।
और पेड़ पौधों के लिए कौन दिया था, स्लाइडेन ने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये आप एक पॉइंट्स याद है, जो दो साइंटिस्ट दिए थे सेल थ्योरी, उसमें से जो प्लांट के लिए दिए थे, मतलब जंतु विज्ञान के लिए, मतलब प्लांट के लिए कौन दिए थे, तो स्लाइडेन दिए थे। और वहीं जंतु विज्ञान के लिए कौन दिए थे, एनिमल्स के लिए कौन दिए थे, तो स्वान दिए थे। ठीक है, इसको याद रखो। तो सिंपल भाषा में अगर समझोगे तो पेड़ पौधों से संबंधित कौन है, स्लाइडेन है, और वहीं जानवरों और मनुष्यों से संबंधित कौन है, स्वान। इसको शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान, शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूं। देखो, स्वान मतलब क्या होता है, स्वान मतलब हंस होता है। और हंस कैसा जानवर है, मतलब हंस कैसा पंछी है, तो ये सजीव पंछी है। तो ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो स्वान थे वो सजीव के लिए दिए थे, यानी जानवरों से संबंधित है, ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद नई कोशिका बनाने का सिद्धांत कौन दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। नई कोशिका बनाने का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, पौधों के लिए सिद्धांत स्लाइडेन ने और जानवरों के लिए स्वान ने दिया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ये रहा मेरा जो हमने अभी तक प्रैक्टिस से 10 तक मैंने किया था, उसका एक थ्योरी बेसिस क्लासेस मैं आपको बोला था, जिसमें सारा आपको इंपॉर्टेंट तौर पे आपका कवर हो चुका है। ठीक है, एग्जाम से पहले भी इसको या फिर कभी भी आप देख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आई होप आप लोग को पसंद होगा। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 से अब हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने दोस्त के साथ शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है। तो इसके लिए अगर आपका एक सब्सक्राइबर और एक सपोर्ट बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करेगा। धन्यवाद।